अस्सलामुअलैकुम। ऑफ कैमरा स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। मैंने लास्ट आप लोगों को नईम भाई की कहानी सुनाई, तो आप लोगों ने ना सिर्फ कहानी को पसंद किया बल्कि ढेर सारी नईम भाई के लिए दुआएं भेजी। सो इतना कहूँगा, थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच, क्योंकि हम लोग एक फैमिली बन चुके हैं और फैमिली में किसी एक को भी दुआ की ज़रूरत हो तो हम सब मिल के उसके लिए दुआ करते हैं। आज की जो स्टोरी है बड़ी ज़बरदस्त स्टोरी है, मुझे बड़ी अच्छी लगी। काफ़ी पुरानी स्टोरी है और जिन्होंने मुझे इंडिया से भेजी है उनका कहना ये है कि ये नस्ल दर नस्ल चलती हुई आ रही है, एक सच्ची कहानी है। तो ख्वाहिश ये है कि आप इस कहानी को अपने प्रोग्राम में ज़रूर शामिल करें। मैंने जब स्टोरी सुनी तो मुझे वाकई बहुत ज़्यादा मज़ा आया। कोशिश करूँगा उन्हीं की ज़बानी आपको कहानी सुनाऊँ और मंजर कशी ऐसी करूँ कि आप अपने आप को कहानी के बीच में इन्वॉल्व पाएँ, आपको ऐसे लगे कि आप उस कहानी का हिस्सा हैं। नाम जो हैं उनको भी कुछ याद नहीं थे, पुरानी कहानी है, उन्होंने कहा एक फ़र्ज़ी ही रख लें, लेकिन जो कहानी है ये एक सच्ची कहानी है। करम तो उसका नाम था लेकिन सारे उसको करमू करमू कहते थे। जब उनके यहाँ एक करमू के यहाँ अल्लाह ताला ने एक बेटा पहला पैदा किया तो वो दोनों मियाँ तो बहुत ज़्यादा खुश थे ही, लेकिन वो जो छोटा सा देहात जहाँ पे वो बच्चा पैदा हुआ था, वो सारा देहात उस सोनू को जो बच्चा पैदा हुआ था इसलिए देखने के लिए आया क्योंकि वो चांद सा टुकड़ा था, बहुत ही खूबसूरत था, कोरा चिट्टा रंग, और पैदा होते ही वो जो एक नक्श होते हैं चेहरे के वो इतने मासूम और इतने खूबसूरत थे कि देखने वाली हर आंख कहती थी कि कैसा चांद सा मुखड़ा चेहरा लेके पैदा हुआ ये बच्चा सोनू, जिसका नाम रखा गया, कितना खूबसूरत था। उनके यहाँ जो औलाद हुई वो सिर्फ एक यही बच्चा था जो सोनू था, उसके अलावा उनकी बहुत ख्वाहिश थी कि कोई और भी बेटी या बेटा पैदा हो, लेकिन उनके यहाँ औलाद ना हो सके, यही एक ही बेटा था। दोनों ने मिलकर जितना ज़्यादा कर सकते थे उस छोटे से गांव के अंदर देखभाल उस बच्चे की, जितना मोहब्बत से, प्यार से, लाड से उसकी परवरिश हो सकती थी, उन दोनों ने, मियाँ बीवी ने, उस सोनू की परवरिश की। आहिस्ता आहिस्ता वो चांद सा मुखड़ा लिया, खूबसूरत सा शहजादा सा, उस छोटे से देहात में पैदा होने वाला वो सोनू आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होने लगा। जिस भी घर के आगे से गुजरता, शरारतें करते हुए जाता, तो सारे उस देहात वाले उसको प्यार करते। छोटा सा एक गांव इस तरह का था कि एक साइड पे दरख्तों का झुंड था, दरख्त ही दरख्त थे, और उसके आगे कुछ ज़मीनें भी थीं, उजाड़ भी था और बागात भी थे, और इस साइड पे, एक साइड पे एक लाइन के अंदर बने हुए घर ही घर थे, जिनका दरवाजे उस तरफ थे जिस तरफ सामने दरख्त थे, यानी कि घरों का जो रुख था दरवाज़ों का वो उन दरख्तों की तरफ था, और दरमियान में एक रोड सी गुजरती थी, और आगे जाकर एक चौक सा आ जाता था जिसके अंदर उन्होंने मट्टी का एक बैठने के लिए, उसको कहना क्या कहने चाहिए, एक गोल सा सर्कल सा बना दिया था, जहाँ पे अक्सर गांव वाले सर्दियों में आके एक दायरे की शक्ल में बैठ जाते थे और गपशप करते थे। उसके बाद फिर लाइन के अंदर घरों की लाइन थी। जिस जगह पे वो चौराहा सा था जिसके अंदर वो गोल सा एक जगह बनी हुई थी बैठने की, उसी साइड पे एक और रास्ता भी जाता था, यानी कि एक लाइन के अंदर जाते हुए घर, बीच में से एक रास्ता जो इधर देहातों की तरफ जाता था, और उसी रास्ते के बिल्कुल सामने वो एक चौक सा था जहाँ पे वो गोल बैठने के लिए मुढ़ीर सी बनी हुई थी, और उससे आगे फिर कुछ घर थे उस गांव के जो बने हुए थे। गिनती के लोग थे जो वहाँ पे रहते थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा उस के अंदर घर नहीं थे। जो 15-20 घर बने हुए थे उनका आपस में ना सिर्फ बहुत ज़्यादा प्यार था बल्कि मेल मिलाप था, और एक दूसरे का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे। सब एक दूसरे को अपने अपने चेहरों से ना सिर्फ पहचानते थे बल्कि सबको एक दूसरे के नाम भी पता थे, क्योंकि जब छोटा सा गांव हो और चंद लोग रहते हों तो सब एक दूसरे को अच्छी तरीके जानते हैं। सो उस देहात का सोनू, एक चांद सा मुखड़े वाला बच्चा, सबका दिलदादा था, सब उसको बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। यहाँ तक कि वो बड़ा होता गया, बढ़ता गया, और जब वो जवान हुआ तो उसने देखा कि माँ बाप बहुत गरीब हैं, मुश्किलों से उन्होंने मुझे पाला है, और ये जो देहात सा है, छोटा ये गांव सा है, चंद घरों पे मुश्तमिल है, और यहाँ मैं रह के कुछ भी नहीं कर सकता, मुझे शहर जाना चाहिए और वहाँ से माँ बाप के लिए कमा कर लाना चाहिए, अपने माँ बाप को खुशहाल करना चाहिए।
उस गांव के अंदर जब सोनू जवान हुआ, एक चीज़ जो वो काफ़ी अरसे से देख रहा था, माँ से पूछता और माँ उस बात को गोल मोल सा जवाब देती, टाल जाती। वो एक बुढ़िया सी थी जो अब काफ़ी बूढ़ी हो चुकी थी क्योंकि वो जवान हो चुका था। वो उस मुंडीर से, वो जो एक चौराहे में गोल मुंडीर सी बनी हुई थी, वो जो जगह सी बनी हुई थी, उस पे अक्सर अकेली आके बैठी होती और गुमसुम सी इस तरह देखती रहती जैसे इस रास्ते पे उसको तलाश हो कि किसी ने आना है उसको। वो मुसलसल उस रास्ते की तरफ बैठ के देखती रहती थी, राह तकती थी किसी के, जैसे किसी ने आना हो। उसने माँ से कई दफ़ा पूछा, माँ ये कौन है, इसका नाम क्या है? तो माँ ने कहा पता नहीं, अल्लाह जाने कौन है। और ऐसा उसको लगता था कि माँ कुछ जानती है लेकिन बताना नहीं चाहती और गोल मोल सा जवाब दे देती। वो जो बुढ़िया थी उसका वहीं पे एक घर था जो टूट फूट का शिकार हो चुका था। वो अपने घर में नहीं रहती थी, साइड पे बना हुआ एक झोंपड़ी टाइप सी जहाँ पे लोग अपनी फसल की चीज़ें रखते थे, उसने अपने घर को छोड़ के उसके अंदर रहना शुरू कर दिया। तो लोगों ने देखा जब वो बुढ़िया वहीं पे रहती है, लोग तो उसको जानते थे लेकिन सोनू को कोई बताने को तैयार नहीं था, इसलिए वो उसको बुढ़िया ही समझता था, एक बूढ़ी औरत। तो वो अक्सर देखता था कि उसी झोंपड़ी के अंदर वो सो जाती, उसी झोंपड़ी के अंदर वो गांव वाले उसको खाना भी दे आते, सर्दियों में उसके गर्म कपड़ों का भी बंदोबस्त कर देते, उसको लहाफ भी दे देते। उसको उसने कभी बोलते हुए नहीं देखा था। सोनू जब भी उस बुढ़िया को देखता था वो खामोश सी रास्ते पर बैठ के उस राह को तकती थी जैसे उसके किसी अपने ने आना है, या सिर्फ देखता था, घूमते फिरते तो उसको उसी झोंपड़ी में बैठे हुए देखता था। खामोश तबीयत, आंखें खुली हुई, ऐसे जैसे पलकें झपकना भूल गई और रात तकते तकते। और जब भी माँ से या किसी और से पूछा तो वो टाल देते, तुम अपने काम से काम रखो, छोड़ो इसको। कोई भी उसके बारे में बात करने को तैयार नहीं था, लेकिन लगता ऐसे था सब जानते हैं जैसे कुछ ना कुछ बात है। सोनू ने माँ बाप से ख्वाहिश का इजहार किया कि मैं शहर जाना चाहता हूँ। उनका एक ही बच्चा था और वो इस बात पे राज़ी ना हुए, लेकिन बेटे ने ज़िद ना छोड़ी और करते 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 एक दिन आखिर माँ बाप मान ही गए और उन्होंने उसको इजाज़त दे दी कि ठीक है जाओ, लेकिन ऐसा ना हो कि वहाँ जाके वहीं के होके रह जाओ, जितनी जल्दी हो सका करे घर ज़रूर चक्कर लगाया करो। बसें उन दिनों में बहुत कम चलती थीं, एक ही बस होती थी जिस पे सारा दिन बैठ के लोग इंतज़ार करते थे। एक स्टेशन तो नहीं होते थे उस दौर में, एक जो जगह बनी होती थी मट्टी की कच्ची सी, वहीं बैठ जाते थे। जब वो लारी उसको कहते थे, लारी आती थी तो लारी पे बैठ जाते थे और रवाना होते थे। सोनू लारी पे बैठा और शहर रवाना हो गया। शुरू के दिन तो मुश्किल से गुजारे, लेकिन आखिरकार किसी के यहाँ मुलाजमत करने में कामयाब हो गया। यहाँ तक कि जब उसको पहली तनख्वाह मिली उसकी, तो उसने छुट्टी का इजहार किया कि मैं अपनी माँ को ये तनख्वाह देकर आऊँ। वो जो जिसके यहाँ काम करता था वो बहुत उससे खुश थे। एक तो वो चांद सा मुखड़े वाला चेहरा था, बहुत ही खूबसूरत नौजवान था और फर्मा बरदार इतना कि हर काम ऐसे भाग भाग के करता था कि वो बहुत ज़्यादा खुश हुए। जब उन्होंने कहा कि वो अपने घर जाना चाहता है अपने माँ बाप को पैसे देने के लिए, तो उन्होंने उसको आने जाने का खर्चा भी इजाफी दिया कि माँ बाप के लिए मिठाई का डब्बा भी लेके जाना। सोनू लारी पे बैठा और रवाना हुआ। वो एक ही लारी चलती थी और जब वो अपने पिंड के बाहर लारी से उतरा मेन रोड पर, तो अब एक रास्ता था जो उसने पैदल चलकर अपने गांव की तरफ जाना था। अब रात हो चुकी थी, लारी एक ही थी जो वहां से आती थी। छोड़ने तो उसको सब लोग आए थे, लेकिन आज जब वो अपनी तनख्वाह और मिठाई का डब्बा लेकर आ रहा था तो अकेला था, पैदल अंधेरे में चलता हुआ। खौफ भी उसको महसूस हो रहा था, लेकिन खुशी भी इस बात की थी कि माँ बाप के हाथ में आज पहली तनख्वाह रखूँगा। पहुँचा, जैसे कैसे घर पहुँचा। सब सो चुके थे क्योंकि उस गांव के अंदर सब जल्दी सोने के आदी थे। दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से माँ की आवाज़ आई, कौन? तो उसने कहा, माँ तेरा बेटा सोनू आया हूँ। माँ ने भागकर दरवाज़ा खोला और बेटे को देखा तो हाथ में मिठाई का डब्बा। खुश हो गई, शौहर को उठाया और उसने अपनी माँ की हाथ में वो पहली अपनी तनख्वाह रखी। सुबह वो मिठाई सारे उन घरों को खिलाई कि जो गिनती के ही घर थे, और सब खुश थे कि वो उदास हो गए थे जिस बच्चे के बिना वो शहर से पहली कमाई कमा के लाया था। 2-3 दिन के लिए आया था और अब उसने वापस जाना था। तो कभी किसी घर जाता, कभी किसी घर जाता, तो कभी कोई बुलाता तो कभी कोई बुलाता।
कैसा शहर है, शहर की बातें कैसी है, क्या देखा, कैसा पाया, और वो सबको बैठ के कहानियां सुनाता। जब रात हुई सारे अपने अपने कमरों में सोने के लिए कच्चे मकानों के अंदर चले गए। सोनू भी अपनी चारपाई पे लेटा था कि उसको बेचैनी सी महसूस हुई। उसका दिल किया कि वो उठ के थोड़ी सी बाहर की गांव की हवा ले, क्योंकि वो शहर की धुएं भरी ज़िंदगी को पसंद तो नहीं करता था, क्योंकि उसको रहना तो अपने गांव में अच्छा लगता था, लेकिन मजबूरी ये थी कि रोज़गार का ज़रिया वो था। वो अपने गांव की एक खूबसूरत सी हवा को लेने के लिए, फ्रेश हवा को लेने के लिए दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला तो बाहर सन्नाटा पड़ा हुआ था। दूर किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आती थी। वो अभी खड़ा उस खामोशी के अंदर सितारों भरे आसमां को देख रहा था कि उसको ऐसे लगा कि कोई साया सा है जो सामने से गुजरा है। नौजवान था, कड़ियल जवान था, बहादुर भी था, फर्माबरदार भी था। तो एक तरफ चौंक गया कि कौन है जो वहां से गुजरा है। आहिस्ता से चलता हुआ उसी साइड पे गया तो क्या देखता है कि जो वो साया गया था असल में वो बूढ़ी औरत थी, वही जिसको वो जवानी से बचपन से ही देखता आ रहा था। खामोश तबीयत जो कभी किसी से नहीं बोलती थी, वो चलती हुई जाकर उस मुंडीर पर बैठ गई थी जहाँ पे दिन की रोशनी में सारे गांव वाले जो बुजुर्ग जो रिटायर हो चुके थे अपने अपने कामों से, वो बैठ के गप्पे मारते थे। तो वो वहाँ पे बैठी हुई थी। आज उसने फैसला किया कि मैं अकेला हूँ, नींद नहीं आ रही, क्यों ना चल के इस बी अम्मा से, इस बूढ़ी माँ से बात करूँ। कौन है ये और क्यों बोलती नहीं है ये, क्योंकि ज़बान तो रखती है तो बात क्यों नहीं करती। तो वो चलता हुआ जब उसके सामने गया तो वो नीचे बैठी तक रही थी। उसने आंखें उठा के उसको देखा तो एकदम से उसकी आंखों के अंदर गुस्सा सा भर गया और उसने सोनू की तरफ देख के सिर्फ हाथ के इशारे से इस तरह इशारा किया जैसे वो गुस्से में कह रही है वापस अपने कमरे के अंदर जाओ। सोनू पहले तो रुका उसको देख के कि ये वो बूढ़ी सी औरत जो हमेशा खामोश रहती थी कैसे एकदम से गुस्से में आ गई। और अभी उसको सोच ही रहा था कि उसने देखा उसका चेहरा गुस्से से लाल होता जा रहा है और उसने उसको इशारा किया गुस्से से दोबारा कि जाओ, मुंह से बोले बगैर जैसे वो कहना चाह रही हो सख्ती से कि जाओ अपने कमरे के अंदर। सोनू को कुछ खौफ सा महसूस हुआ कि ये इतना गुस्से में क्यों आ गई है, ऐसा क्या हो गया है। तो वो बगैर कुछ बात किए और थोड़ा सा खौफ महसूस किए चलता हुआ अपने घर की तरफ गया और दरवाजे में खड़े होकर दोबारा उसने देखा तो अब वो उसको तरफ कमर किए दोबारा अपना सर नीचे झुकाए उसी तरह बैठी देख रही थी जैसे उसको पता ही ना हो कि सोनू या कोई और वहां पे खड़ा है। वो हैरान भी हुआ कि अब तो मां से पूछूंगा क्या मसला है, कौन है ये, और उसने दरवाज़ा बंद किया, सो गया। सुबह जब मां से फिर उसने बात की तो मां ने टाल दिया और वही जवाब दिया जो हमेशा देती थी, छोड़ो इस बात को, पता नहीं कौन है, क्या इसके साथ मसला हुआ है कि चुप ही साध ली है इसने, फिर कभी बोलते नहीं सुना इसको, जो कभी खुश गपियां मारती थी, सबके साथ मोहब्बतें बांटती थी, कि ऐसी चुप लगी है इसको कि फिर कभी इसको बोलते नहीं देखा। बस दुआ है कि इसके लिए आसानी पैदा हो। 2-3 दिन वो अपने रहा और जब जाने का टाइम हुआ माँ बाप से इजाज़त लिया, पूरे गांव से उसने इजाज़त ली और कुछ लोग माँ बाप समेत उसको छोड़ने के लिए गए। वो अपनी लारी पे बैठा शहर रवाना हो गया। जो मुलाजमत उसने शुरू की थी वो वहीं मुलाजमत करता रहा और कुछ 2-3 महीनों के बाद फिर उसके पास कुछ पैसे जमा हो गए। फिर उसको अंदाज़ा हुआ माँ बाप राह तकते होंगे, आज मेरे पास पैसे आ गए हैं, क्यों ना माँ बाप को पैसे दे आऊँ। तो अपने मालिक के पास गया और कहा मालिक अगर इजाज़त हो, क्योंकि वो डर रहा था कि अपनी अब छुट्टी मिलती है कि नहीं। तो कहा मालिक क्या मैं अपने माँ बाप को पैसे दे आऊँ। तो मालिक उससे इतना खुश थे, उसने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं, बल्कि कुछ और पैसे भी हमारी तरफ से ले जाओ। उसकी वजह ये थी वो बच्चा वाकई बहुत ही फर्माबरदार था और उन लोगों के दिलों में इस तरह घर कर गया था कि उन लोगों ने उसको तनख्वाह के साथ साथ रिहाइश भी दे दी थी। जब उनकी दुकान बंद होती थी तो वो उन्हीं के साथ चला जाता। उसके घर के पिछवाड़े जो एक छोटा सा क्वार्टर टाइप एक कमरा सा बना हुआ था वो उन्होंने उस सोनू को दे दिया था। सोनू वहीं पे सोता था, ना सिर्फ सोता था बल्कि भाग भाग के उनके घर के कोई काम भी होते थे तो वो करके लाता था। तो उसके घर के रहने वाले सिर्फ उसका मालिक नहीं, उसकी बीवी नहीं, उसके बच्चे भी उससे इतना मानूस और मोहब्बत करने लगे थे कि उसको अपनी फैमिली का फ़र्द ही समझते थे। और वो उनके काम भी इस तरह भाग के करता था जैसे अपने घर वालों के काम कर रहा हो।
जब उसने छुट्टी की बात की तो उन्होंने खुशी खुशी उसको ना सिर्फ तनख्वाह, उसके अलावा उस महीने की तनख्वाह के अलावा कुछ और पैसे भी दिए कि हमारी तरफ से ये इनाम है, तुम वाकई हमारी एक फैमिली का हिस्सा बन गए हो, तुम बहुत ही फर्माबरदार हो, बहुत ही अच्छे हो। उसने पैसे संभाले और चल पड़ा उस लारी की तरफ जिसमें उसने रवाना होना था। आज जब वो लारी में बैठ गया और लारी रवाना हुई उसके देहात की तरफ, तो वो एक रास्ते में बात सोच रहा था कि लास्ट टाइम भी जब मैं गया था तो मुझे रात हो गई थी, और जब मैं उतरता हूँ अच्छी खासी रात हो गई होती है, और सफ़र जिस पे मैंने गुजरना होता है वो एक लंबा रास्ता है, तो क्यों ना आज एक दूसरा रास्ता जो बाग की तरफ से जाता है, जो शॉर्टकट है, मैं वहाँ से क्यों ना जाऊँ, जल्दी पहुँच जाऊँगा। पिछली दफ़ा भी घर पहुँचते पहुँचते लेट हो गया था, तो आज मैं शॉर्टकट मारूँगा। वो लाइक, वो फर्माबरदार, वो सबके दिलों को जीत लेने वाला सोनू लारी में बैठा ये सोच ही रहा था कि आवाज़ आई, उसके गांव का नाम पुकारा गया, क्योंकि लारी ने आगे बढ़ना था और लारी रुक चुकी थी। उसने अपना छोटा सा बैग सा उठाया और लारी से उतर गया। वो वाहिद सवारी थी जो उस बस से उतरी थी, बस अपनी मंजिल की तरफ दोबारा रवाना हो गई, क्योंकि उसने और अभी जाके मुसाफिरों को उतारना था। सोनू जब उस टूटी फूटी सड़क के ऊपर उतरा तो वो जो फैसला कर चुका था कि आज इस लंबे रास्ते की तरफ जाने की बजाय मैं दूसरे बाग वाले रास्ते की तरफ जाऊंगा, उसके दिल में उस वक्त कोई खौफ, वहम कुछ भी नहीं था। सोनू बैग कंधे पे लटकाए आहिस्ता आहिस्ता चल पड़ा। ये सर्दियों की एक रात थी, शदीद सर्दी तो नहीं थी, लेकिन सर्दियां शुरू हो चुकी थी, और वो रास्ता लंबा रास्ते की बजाय आज शॉर्टकट रास्ता अपना चुका था, जिससे वो जल्दी अपने घर पहुंच जाता। वो सर झुकाए अपने रास्ते की तरफ रवां दवां था कि माँ बाप के लिए जो खाने पीने की चीज़ें लेके आया था बहुत खुश था कि आज ये भी उनको खिलाऊंगा कि शहर में ये कुछ भी होता है। तो उसका दिल किया कि थोड़ा सा मैं भी खा लूं, तो उसने वहीं रास्ते में रुक कर बैग खोला और बैग खोल के एक हिस्सा मिठाई का निकाला और उसको खाना शुरू कर दिया, और उसी तरह चलना शुरू कर दिया तेजी के साथ कि वो अपनी मंजिल की तरफ पहुंच जाए। हर तरफ खामोशी थी, रात वीरान सी रात थी, अंधेरी रात थी। सर्दियों की रात वैसे भी एक खौफनाक रात होती है, हल्की हल्की धुंध छाई होती है, हर तरफ खामोशी होती है, एक खौफ का सा एहसास होता है। इंसान अपने अपने गर्म लहाफ ओढ़े उसके अंदर मीठी नींद सो रहा होता है, और जो कोई अब अगर जाग भी रहा हो तो कहीं ना कहीं आग जलाकर आग के पास हाथ बैठा सींक रहा होता है। और सोनू भी यही सोचता हुआ घर जा रहा था कि घर पहुंचते ही हाथ पांव आग के पास बैठ के सींकूंगा, ठंड सी लग रही थी। अब वो आहिस्ता आहिस्ता अपने घर की तरफ बढ़ रहा था कि वो बाग शुरू हो गया, जिससे गुजर के दूसरे सिरे पे उसका गांव शुरू हो जाता। एक काफ़ी बड़ा बाग था। वो उसी मिठाई को खाता हुआ उसी बाग में दाखिल हुआ। झींगड़ की कहीं कहीं से बोलने की आवाज़ आ रही थी, मेंढक ऊंची आवाज़ में दूर दूर बोल रहे थे। हर तरफ खामोशी तो थी, लेकिन उन जानवरों की आवाज़ें ज़रूर आ रही थी जो रात होते ही, अंधेरा छाते ही बोलना शुरू कर देते हैं। झींगड़, मेंढक, दूर कहीं से लोमड़ी, गीदड़। वो उसी तरह मिठाई को वक्फे वक्फे से थोड़ा सा खाता और आगे बढ़ रहा था। अब वो बाग तकरीबन ख़त्म ही होने वाला था। बाग के अंदर से गुजरते हुए कहीं कहीं जब वो पत्तों के साथ भी टकराता किसी दरख्त के, तो एक आवाज़ सी पैदा होती, ऐसे लगता जैसा अकेला नहीं एक शोर सा उठ गया है। खामोशी ही इतनी थी। और जब बाग के वो कोने पे पहुंचने ही वाला था कि उसकी आंखों ने देखा एक कुत्ती खड़ी उसकी तरफ देख रही है। एकदम से वो अपनी जगह पे रुक गया कि ये कुत्ता है या कुत्ती, ये कहां से आई। ब्लैक कलर की, काले रंग की, काली स्याह सी वो कुत्ती उसकी तरफ खड़ी देख रही थी। एकदम से उसके
दिल में ख्याल आया, कहीं इसको भूख तो नहीं लगी, ये तो ठंड में कांप रही होगी, इसको ठंड भी लग रही होगी और शायद ये भूखी भी होगी, और अगर यहाँ इतनी दूर फिर रही है पता नहीं इसने कुछ खाया भी है कि नहीं, क्योंकि वो इंसान था सोनू जो इंसानों के अलावा हर जानवरों से भी मोहब्बत करता था, इतना शफीक था। तो फौरी तौर पे उसके हाथ में वो जो मिठाई थी, वो जो खाता हुआ आ रहा था, उसने फैसला किया कि वो दूर खड़ी सामने उस कुत्ते को जाके ये मिठाई खिला दे, क्योंकि उसके दिल में फौरन जानवर के लिए भी मोहब्बत जाग चुकी थी। वो मिठाई का पीस लेके जैसे ही उसकी तरफ उसने कदम बढ़ाए, उसकी तरफ जाने लगा, क्योंकि वो कुत्ती बिल्कुल उसकी तरफ मुंह करके खड़ी थी, तो एकदम से एक धमाका सा हुआ जैसे कोई गिरा हो, और सोनू अपनी जगह पर जो कदम उठा चुका था एक वहीं उसका कदम रुक गया और वो एकदम से डर गया कि ये क्या हुआ है। तो उसने एकदम मुड़ के अपनी लेफ्ट साइड की तरफ देखा तो एक दरख्त की टहनी जो बहुत नीचे थी, ज़मीन तक झुकी हुई थी, उस पे शायद कोई बैठा हुआ था और उसने छलांग लगाई थी। क्योंकि छलांग आवाज़ का जब उसने पीछा किया, जिस जगह से आवाज़ पैदा हुई थी, उसने उस तरफ मुड़ के देखा तो उस तरफ दरख्त एक बहुत ज़्यादा हिलता हुआ नजर आया चांद की हल्की हल्की रोशनी में, क्योंकि वह कैसे पगडंडी एक ऐसे रास्ते से जा रहा था जिसमें चांद की रोशनी में हल्का हल्का उसको रास्ता नजर आ रहा था। अब वो इतना तो अंदाजा वो कर चुका था कि एक टहनी जो बहुत नीचे झुकी हुई थी उससे किसी ने छलांग लगाई है। अब वो उसी तरफ देख ही रहा था कि कोई चलता हुआ बिल्कुल उसके करीब से आया, तो वो ये देख के हैरान रह गया कि सामने जिसने छलांग लगाई थी वो बूढ़ी औरत ही थी। वही बूढ़ी औरत जो चौराहे में हमेशा उसको बैठी नजर आती राह तकते हुए, और एक रात जब वो अपने घर से ठंडी हवा लेने के लिए, फ्रेश हवा लेने के लिए बाहर निकला था तो उसने उसको गुस्से में देख के कहा था इशारे से कि अंदर जाओ। आज वो एक दरख्त की टहनी पे बैठी थी और छलांग मार के ना सिर्फ नीचे खड़ी हुई बल्कि चलती हुई उसके करीब भी आ गई ताकि वो उसको देख सके। आज वो बदली हुई बूढ़ी थी, आज उसकी आंखें लाल हुई हुई थी, आज उसके चेहरे को देख के उसको डर लग रहा था। वो जो उस कुत्ते को कुछ खिलाना चाह रहा था वो वहीं पे जम गया, और उस बूढ़ी औरत जो करीब उसके आ किया उसको देख रही थी लाल आंखों के साथ, आज उसने पहली दफा जबान खोली और उसके कानों ने जो जुमला सुना वो था, राह चलते ऐसी चीजों के पास ना खड़ा हुआ कर, जा चला जा। जब से वो जवान हुआ था, जब से उसने होश संभाला था, उसको उसने कभी बोलते नहीं सुना था, और आज सोनू के कानों ने उस बुढ़िया की जो पहली आवाज सुनी थी वो थी, राह चलते ऐसी चीजों के पास ना खड़ा हुआ कर, जा चला जा। ये ऐसा जुमला था जो बहुत ही वो गुस्से से बोली थी, और जब वो ये जुमला बोली जा चला जा तो उसमें एक ऐसा गुस्सा था कि वो उसकी ताब ना ला सका और डरना शुरू हो गया, क्योंकि उसकी आंखें इतनी लाल थीं और वो बूढ़ी आज ऐसी खौफनाक शक्ल की थी कि जैसे उसको लगा कि ये कोई और मखलूक है, ये वो बूढ़ी नहीं है जिसको मैंने देखा है, ये तो कुछ और ही है, और रात के इस पहर यहां बैठी ये क्या कर रही है। और वो इस जुमले को कतई ना समझ सका कि राह चलते ऐसी चीजों के पास ना खड़ा हुआ कर। वो तो एक कुत्ते को कुछ खिलाना चाह रहा था, और उसके बाद उसी बूढ़ी औरत ने फौरन उस कुत्ते की तरफ देखा, इतनी गुस्से भरी निगाह से आगे कदम बढ़ाए उसने उस कुत्ते की तरफ कि कुत्ते ने फौरन, जिसका मुंह सोनू की तरफ था, उसने सोनू की तरफ कमर की और उसने दौड़ लगा दी। शायद वो बेचारा जानवर भी समझ गया था कि ये मुझे मारने के लिए आगे आ रही है, और वो जानवर खौफजदा होकर दौड़ पड़ा गांव की तरफ, और सोनू भी उसके पीछे पीछे चलना शुरू हो गया, क्योंकि उसकी आंखों की ताब नहीं ला पा रहा था। उसकी आंखें बहुत लाल थीं, खौफ से भरी हुई। उसने तेज तेज चलना शुरू कर दिया कि कहीं ये मुझे नुकसान ही ना पहुंचा सके, ये इंसान है, चुड़ैल है, ये भूत है, कौन है ये औरत।
माँ से भी कई दफ़ा पूछा, माँ ने भी नहीं जवाब दिया। आज तो ये बोली भी है। और वो तेज़ 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 कदम बढ़ाता हुआ अपने गांव की तरफ जाने लगा। यहाँ तक कि बाग ख़त्म हुआ और सामने गांव नज़र आना शुरू हो गया। अब उसके कदम और तेज़ हो चुके थे कि मैं जल्दी से अपने घर पहुंचूं। लेकिन जैसे ही वो गांव के उस चौराहे में पहुंचा, जहां पे एक साइड पे घर और एक साइड पे दरख्तों की लंबी कतार थी और दूसरी तरफ उसी ही लाइन के अंदर तरतीब से बने हुए घर थे, उनके बीच में एक चौराहा, एक रास्ता और उससे आगे फिर घरों की कुछ कतार और वहीं पे उसका घर। तो जब उस चौराहे पे पहुंचा जहां बिल्कुल करीब ही उसका घर था, तो उसको लगा कि इसके पीछे कोई और भी है। ये लम्हा ऐसा था कि वो खौफजदा भी हो चुका था। उसके दिमाग में 100 सवालात थे जो आ रहे थे कि उसने आज उसकी आवाज़ सुनी है और कैसा पैगाम दिया उस बूढ़ी औरत ने, कि उसी लम्हे उसको पीछे अपने कुछ महसूस हुआ। उसने मुड़ के देखा तो वो कुत्ता उसके पीछे बिल्कुल करीब आ चुका था। और उस वक्त उसको अंदाज़ा हुआ कोई वो मेल नहीं, फीमेल है, यानी कुत्ता नहीं, कोई कुत्ती है। वो बिल्कुल उसके पीछे थी। वो अभी इस बात पे खुश ही हो रहा था कि वो जानवर मुझसे इतना उम्मीद लगाए मेरे पीछे आ गया है कि मैं जो उसको खिलाने लगा था वो शायद भूखा है और फिर मुझसे लेने के लिए आ गया है। और वो एकदम से खुशी से मुड़ा उस जानवर के करीब जाने के लिए, तो ये देख के दोबारा से चौंक गया कि सामने ही वो बुढ़िया दोबारा खड़ी हुई थी। ना सिर्फ इस वक्त वो गुस्से में खड़ी हुई थी, बल्कि एक बहुत बड़ा पत्थर भी उसके हाथ में था, जो वो इस तरह हाथ में पकड़ के खड़ी हुई थी जैसे वो सोनू को मारने वाली है। अब तो सोनू के जिस्म में से जान ही निकल गई, तो करे तो वो क्या करे, क्योंकि अगर वो भागता भी तो उसको अंदाजा था कि वो इतनी करीब आ चुकी थी कि वो पत्थर उसको मार देती तो वो उसको नुकसान हो सकता था। और एक तरफ वो जानवर था जो उससे उम्मीद लगाए खड़ा हुआ था। सोनू अभी फैसला ही करने वाला था कि मैं क्या करूं, कि इतनी देर में उसने देखा कि वो जो उस बुढ़िया के हाथ में पत्थर था, वो उसने जोर से खींच के पत्थर उस कुत्ती को मारा जो उसके बिल्कुल पीछे थी। और पत्थर लगने की देर ही थी, जैसे ही उस जानवर को पत्थर लगा, तो अमूमन जब जानवर को पत्थर लगता है तो वो रोता हुआ, बलबलाता हुआ, चीखता हुआ वहां से भागता है। लेकिन जैसे ही उस जानवर को पत्थर लगा तो वो जो सोनू की तरफ उस कुत्ते का रुख था, तो पत्थर लगने के बाद उसके अंदर से कोई आवाज़, कोई चीखने चिल्लाने की आवाज़ पैदा नहीं हुई, बल्कि वो जानवर वहीं पे खड़े खड़े गुस्से से उसने पीछे की तरफ देखा और एक दफ़ा सोनू की तरफ देखा और इतनी तेज़ी से वहाँ से गया कि वो सोनू के और आसान ख़ता हो गए और शदीद वो डर गया और उसको पसीना आना शुरू हो गया कि इतनी तेज़ रफ्तार में कोई जानवर भाग ही नहीं सकता। वो इस तरह गया जैसे कोई और मखलूक तेज़ी के साथ गायब हो जाती है। और सोनू की आंखों ने देखा कि वो पत्थर जब उस कुत्ती को लगा तो एक दफ़ा गुस्से से उसने बुढ़िया को और एक दफ़ा सोनू को देखने के बाद इस तरह तेज़ी के साथ आगे हुआ कि उसकी आंखों के सामने वो गायब हो गया। इतनी स्पीड से गया कि वो गायब हो गया। तो सोनू को समझने में देर नहीं लगी, ये जानवर नहीं कोई और मखलूक थी। अब वो उस फिक्रे का मतलब समझ चुका था जो उस बुढ़िया ने उसको दरख्त पे बैठे हुए कहा था, राह चलते हुए ऐसी चीज़ों के पास मत खड़ा हुआ कर। और वहीं दोबारा अभी वो इसी शशोपंज में मुब्तला था, खौफ में खड़ा हुआ, कांप रहा था कि बुढ़िया की अब जो आवाज़ आई, अब उसमें गुस्सा नहीं था, अब उसमें मिठास थी, लहजा नरम हो चुका था, मोहब्बत भरा तो नहीं था लेकिन नरम हो चुका था। और उसने फिर कहा, जा, चला जा। वो जो पहले उसने दरख्त के पास खड़े होके बाग में कहा था जा चला जा, वो गुस्से से भरा हुआ था, लेकिन अब जो उसने कहा जा चला जा, वो लहजा बहुत नरम हो चुका था। इस दफ़ा जब उसने कहा जा अब चला जा, तो वो इस इंतज़ार में था कि मैं जाऊं कि दोबारा से उस बुढ़िया की आवाज़ आई, वो रहा तेरा घर, जा अब चला भी जा। जब दूसरी दफ़ा उसने कहा तो सोनू तेज़ी के साथ चलता हुआ अपने दरवाजे पे पहुंचा। उसने दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से खटखटाया, माँ की आवाज़ आई और घबराई हुई आवाज़ में बोला, माँ दरवाज़ा खोलो, सोनू हूँ मैं बाहर। माँ ने दरवाज़ा खोला, बेटे को परेशान पाया और उसी वक्त माँ की जिस चीज़ पे निगाह पड़ी
वह बुढ़िया थी जो अपनी जगह पे वहीं मौजूद थी और खड़ी इस घर की तरफ देख रही थी। सोनू ने भी घबराई हुई हालत में माँ को देखा और वापस मुड़ के उस जगह पे देखा जहाँ पे माँ देख रही थी, तो वो बुढ़िया आज अपनी जगह पे मौजूद थी और खड़ी उस दरवाजे को देख रही थी। तो माँ ने जल्दी से बेटे को कहा, आ जाओ, जल्दी से अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ। और सोनू जैसे ही अंदर दरवाजे में दाखिल हुआ तो माँ ने देखा कि बूढ़ी इस इंतज़ार में थी कि सोनू दरवाजे के अंदर दाखिल हो तो वो वहाँ से चली जाए। तो माँ ने देखा वो वहाँ से चलती हुई आगे बढ़ गई। उसने दरवाज़ा बंद किया, बेटे को गले से लगा लिया। बेटा बहुत कांप रहा था, डरा हुआ था, और वो एक माँ थी, समझ गई कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है। बेटे को कवर करने में लग गई, उसको गले से लगाया, उसको थपथपाया, उसको हौसला दिया। और जब सोनू के अवसान थोड़े से बहाल हुए, बेहतर पोजीशन में आया, तो माँ ने कहा, माँ सदके क्या हुआ है। जब सोनू इस हालत में आया कि कुछ माँ को बता सके तो उसने माँ को बताया कि माँ ये कुछ हुआ है। माँ ने उसको हौसला दिया, यहाँ तक कि उसका बाबू भी जाग गया, उसने भी वो सारी कहानी सुनी। तो वो दोनों परेशान भी हो गए, उसको हौसला देते रहे और काफ़ी रात उसके साथ बैठ के बातें करते रहे, यहाँ तक कि सोनू ने कहा मुझे नींद आ रही है, वो सो गया। सोनू तो सो गया, लेकिन दोनों मियाँ बीवी अपनी अपने बिस्तरों पे जाके लेट तो गए, लेकिन उनके कान मुसलसल उस चारपाई की तरफ थे जिस पे सोनू लेटा हुआ था कि कहीं जाग तो नहीं रहा, कहीं उठ तो नहीं गया, क्योंकि वो अंदर से दोनों घबराए हुए थे। जो बात सोनू ने बताई हुई थी वो कोई अच्छी बात नहीं थी, क्योंकि जब सोनू ने बताया था कि जब उसने उसको पत्थर मारा तो वो जिस तरह गायब हुई, वो कोई जानवर नहीं था, कुछ और था। यहां तक कि दोनों मियाँ बीवी ने जागते जागते रात गुजार दी और सुबह हो गई। सोनू जब सुबह उठा, उसने आंखें खोली और अपने बिस्तर से उठने की कोशिश की तो उसको एहसास हुआ उसको कमज़ोरी सी महसूस हो रही है। वो अपने बिस्तर से उसने उठने की कोशिश की, लेकिन वो अपने बिस्तर से उठ ना सका। माँ को आवाज़ दी जो पहले ही जाग रही थी, भागती हुई आई, पीछे बाप भी था। तो दोनों ने बेटे के पास आके पूछा क्या हुआ। उसने कहा मुझे माँ कमज़ोरी सी महसूस हो रही है, मैं उठ नहीं पा रहा। और माँ ने जब बेटे को हाथ लगाया तो बेटे का जिस्म बुखार से तप रहा था, उसको शदीद बुखार हो चुका था, टेम्परेचर हो गया था। माँ वारी, माँ सदके वारी, बाप भी परेशान, और उसी आओ भगत में लग गए पट्टियाँ करने, वह जो भी उस वक्त के इलाज होते थे कि किस तरीके से इसका बुखार उतर जाए। यहाँ तक कि 2 दिन मुसलसल सोनू को बुखार रहा, उस बुखार में तपता रहा। सारे गांव वाले परेशान थे कि क्या हुआ है सोनू को, लेकिन माँ बाप ने बात छुपा ली, किसी को बताई नहीं। लेकिन सब 1 बाय 1 आते और सोनू की तैमीदारी करते, उसके साथ बैठते, पूछते और मोहब्बत का इजहार करते। यहाँ तक कि वो सोनू जो मिठाइयाँ वगैरह लाया था वो भी उसके माँ बाप सबको खिलाते। लेकिन इस दफ़ा सब उदास थे क्योंकि सोनू बीमार हो गया था, जो सबकी आंखों का तारा था। 2 दिन के बाद सोनू ठीक हुआ, माँ के पास बैठा और माँ से कहा, माँ आज तो बताओ कौन है ये, मैंने पहली दफ़ा इसकी आवाज़ सुनी है। जा चला जा, इसने कहा है। घर के पास भी जब पहुँचा हूँ तो उसने कहा चला जा, राह चलते ऐसी चीज़ों के पास नहीं खड़ा कर। ये उसने जुमले बोले हैं, वो तो बोलना भी जानती है। माँ कौन है ये। तो माँ ने कहा बेटा है कोई दुखों की मारी, है कोई एक ऐसी माँ जिसकी औलाद उससे कोई छीन के ले गया। सोनू इसका भी एक बेटा था, तेरी तरह खूबसूरत जवान, जिससे सब प्यार करते थे। बस इतना पता है कि वो बेटा इसकी जिसकी वो शादी करना चाहती थी, वो इसका लाडला चहीता बेटा जो चांद सा मुखड़ा था, तेरी तरह पूरे इस गांव का आंखों का तारा था। बस फिर इतना पता है इस गांव को गायब हो गया। कहाँ गया आज तक किसी को नहीं पता, फिर कभी ने उसको नहीं देखा। और जब वो गया तो वो जो उसकी माँ सबसे गप्पे मारती थी, बोलती थी, हंसती थी, खेलती थी, जब वो गया तो ऐसी चुप हुई कि उसके बाद किसी ने इसको बोलते नहीं सुना। यहाँ तक कि उसने वो अपना घर भी छोड़ दिया जिसमें वो और उसका बेटा रहते थे। ऐसी उस घर से भी उसको नफरत हुई, या ऐसी उसके दिल में कुछ घर की भी बात आई कि घर वो आज टूट फूट का शिकार है। आज भी उसका सामान, उसकी चीज़ें वहीं पड़ी हैं, मट्टी मट्टी हुई, लेकिन कोई भी अंदर नहीं जाता। और उस दिन के बाद से
इस बूढ़ी ने उस घर के अंदर कदम नहीं रखा, बल्कि उस झोंपड़ी में रहना शुरू कर दिया। तो ये गांव वाले उसको खाना पीना और उसकी ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें वहीं दे आते हैं। बस इस चौराहे में बैठी रहती है, राह तकती है अपने उस बेटे का, जैसे आज भी उसको यकीन हो कि वो वापस आ जाएगा। ये किसी को नहीं पता उसका बेटा कहाँ गया। बस इतना पता है, इससे ज़्यादा हमें इसके बारे में नहीं पता। ये कोई भी नहीं जानता उसका बेटा कहाँ गया। सोनू कुछ दिन वहाँ पे रहा, खौफजदा भी था, डरा हुआ भी था, क्योंकि उसने बूढ़ी का एक ऐसा रूप देखा था जो गुस्से से भरा हुआ रूप था। और बाद में वो ऐसी लापरवाह और ऐसी हो गई थी जैसे वो सोनू कई दफ़ा दोबारा भी उसके आमने सामने उसका हुआ, लेकिन उसने सोनू को आंख उठा के देखा तक भी नहीं, जैसे वो सोनू को जानती भी ना हो। वो जितने दिन रहा उसके बाद उसका और आमना सामना जितनी दफ़ा हुआ वो अनजान बनी रही, जैसे हमेशा से थी, राह तकने वाली। सोनू उसके आगे से गुजर भी जाता और अगर आंख एक दूसरे से आंखें मिल भी जाती तो वो इस तरह आंखों से इज़हार करती, कौन हो, मैं तो तुम्हें नहीं जानती, हो गए कोई। सोनू की छुट्टियां ख़त्म हुई और वो वापस चला गया। इस दफ़ा उसको जल्दी छुट्टी ना मिल सकी। काम का रश था, वो उसको खुद भी अंदाज़ा था कि अभी जाना मुश्किल है। काम का बर्डन था और वो खुद भी नहीं चाहता था कि इस हालत में मालिक को छोड़ के जाए, जो उसका फैमिली की तरह, घर के फ़र्द की तरह उसका ख्याल रखते थे। और जब काफ़ी महीने गुजर गए और सोनू को लगा कि अब काम का बर्डन कम हो गया, रश कम हो गया, मुझे घर जाना चाहिए, अब तो 5-6 महीने से भी ऊपर गुजर चुके हैं, तो उसने कहा, तो उसके मालिक ने भी कहा, हाँ हमें अंदाज़ा है कि तुम नहीं गए, तुम जा सकते थे, मैं तुम्हें रोकता भी ना अगर तुम जाते, लेकिन तुमने खुद ही एहसास किया। तो इस दफ़ा मालिक ने पैसे भी बहुत ज़्यादा दिए और हमेशा की तरह मिठाई वगैरह खुद से ले के दी कि हमारी तरफ से माता पिता को देना और हमारा सलाम कहना। सोनू उसी तरह रात को पहुंचा, शॉर्टकट रास्ते से नहीं, जो एक सीधा रास्ता था वही रास्ता लेके डरता हुआ पहुंचा। बहुत ज़्यादा खौफ का शिकार था। उसी तरह हू का आलम था, उसी तरह तारीकी थी, खामोशी थी, गीदड़ की कहीं से आवाज़ आती थी, तारे थे ऊपर सिर्फ चमचमा रहे थे, हल्की सी, बहुत हल्की सी चांद की रोशनी थी, जिसमें मुश्किल से बामुश्किल वो अपना रास्ता ढूंढता हुआ घर की तरफ रवाना था। बस उसको ये पता था कि ये रास्ता मैंने नहीं छोड़ना, मैं गाँव पहुँच जाऊँगा, क्योंकि उसी गांव का पला बड़ा नौजवान था। यहाँ तक कि वो अपने घर पहुँच गया और कोई भी उसके साथ वाक़या नहीं हुआ। माँ बाप ने उसका वेलकम किया और पूछा, बेटा खैरियत से? उसने कहा, हाँ माँ, मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ, मैं खैरियत से पहुँच गया हूँ। सोया, सुबह उठा, सबसे मिला, सब खुश थे। आज वो एक चीज़ नोट कर रहा था, सब वहाँ मौजूद थे, उसी गाँव के अंदर कोई नहीं था, तो वो बुढ़िया अपनी जगह पे नहीं थी। उसने 2 दिन मुसलसल देखा, यहाँ तक कि बेचैन होकर उस झोंपड़ी की तरफ चला गया जहाँ वो रहती बैठती थी, कि शायद वो बाहर नहीं निकली, उसी झोंपड़ी में हो, तो राह गुजरते इस तरह उसने कोशिश की कि महसूस भी ना हो उसको कि मैं उसको देखने आया हूँ और उसको मैं देख भी लूँ। तो जितनी दफ़ा भी गुजरा वो झोंपड़ी भी खाली थी। तो उसको ये यकीन हो गया कि वो नज़र नहीं आ रही। तो माँ के पास पहुँचा और कहा, माँ वो बूढ़ी नहीं नज़र आ रही, वो अम्मा कहाँ हैं? तो माँ दुखी सी हो गई और कहा, सोनू अब हम में नहीं रही, वो इस दुनिया को छोड़ के जा चुकी। लेकिन उसको माँ के चेहरे से देख के ऐसे लगा कि दुख के साथ साथ कुछ खौफ भी है। उसने कहा, क्या हुआ माँ उसको? उसने कहा, कुछ नहीं हुआ बेटा, बस वो मर गई। उसने कहा, नहीं माँ, मुझे बताओ, अब मैं इतना बड़ा हूँ, इतना मेरे अंदर दिल है, गुर्दा है, इतना जिगर है मेरे अंदर कि मैं सुन सकता हूँ, मैं डरूंगा नहीं। यहाँ तक कि उसने माँ को मजबूर किया, मुझे बताओ माँ क्या हुआ है। और मजबूरन माँ को बेटे के आगे हार मान के बताना पड़ा। माँ ने बताया कि बेटा तुम तो चले गए थे, लेकिन एक ऐसी रात आई कि हम सब अपने अपने घरों में सो रहे थे कि बाहर किसी के चीखने की आवाज़ें आनी शुरू हो गई। कोई नौजवान लड़की थी जो चीख रही थी। जब मैंने भी ये आवाज़ सुनी, तुम्हारे बापू को जगाया, वो भी उठ गए और हम अभी आपस में बातें ही कर रहे थे कि क्या हुआ है। ये चीखों को सुनने की कोशिश ही कर रहे थे जो मुसलसल बाहर से आ रही थी, कि आहिस्ता आहिस्ता सब घरों के अंदर वो जो लालटेन या जो भी उस वक्त की रोशनी थी वो जलना शुरू हो गई। जैसे वो 15-16 घर जितने भी थे वो सब जाग गए। यहाँ तक कि दरवाजे खुलने की भी आवाज़ें आनी शुरू हुई। तो कहते हैं मैं और तुम्हारे बापू भी बाहर निकल गए, तो सब बाहर जमा हो चुके थे। मंजर ये था कि उस बूढ़ी औरत ने एक नौजवान लड़की को बालों से पकड़ा हुआ था। वो लड़की बहुत खूबसूरत थी,
इतनी खूबसूरत कि हमने इससे पहले कभी खूबसूरत नहीं देखी थी। और वही चीखने की आवाज़ें जो आ रही थी उसी लड़की की थी जिसको उस बुढ़िया ने, उस अम्मा ने बालों से पकड़ा हुआ था। और आज अम्मा अम्मा नहीं थी, ऐसा लग रहा था जैसे वो मौत का फरिश्ता बन चुकी हो। इसकी आंखें लाल थीं, वो शदीद खौफ में भरी हुई थी। और उसने उसको इतनी ज़ोर से बालों से पकड़ा हुआ था जैसे उसको घसीटती हुई लेके आ रही हो। वो घसीटती हुई उसके साथ आ रही थी। जब सारे जमा हो गए तो उस बूढ़ी के अंदर इतनी ताकत हो गई थी जैसे वो कुछ शदीद जवान हो। उसने उसको बालों से पकड़ के उसको ज़मीन पे गिरा दिया। और आज पहला मौका था कि गांव वाले ने उसकी आवाज़ सुनी और वो कह रही थी, गांव वालों, ये है वो डाइन जो मेरे बेटे को खा गई थी, ये है वो चुड़ैल जो मेरे बेटे को खा गई थी, ये है वो मनहूस औरत जो मेरे बेटे को खा गई थी। मैं आज तक इसी के तलाश में थी, आखिर मैंने आज इसको पकड़ लिया। आज मैं इसको नहीं छोड़ूंगी। आज मैं इसे गिन गिन के, चुन चुन के बदला लूंगी अपने बेटे का। सारे गांव वाले परेशान थे। एक नौजवान लड़की ने ऐसा क्या कर दिया कि उसको ना सिर्फ बालों से इस तरह पकड़ के घसीट के लाई कि वो चीखें मार रही थी, अब तो वो ज़मीन पे पड़ी हुई थी और उसके बाल उसके हाथों में थे और वो अभी भी तकलीफ से कराह रही थी क्योंकि उसने बाल सख्ती से पकड़े हुए थे, इस तरह खींचे हुए थे। तो गांव का एक बूढ़ा आगे बढ़ा और उसने उसको कहा, मुखातिब करके, मां कौन है ये और इसको क्यों इस तरह पकड़ा हुआ है तुमने कि वो तकलीफ से करा रही है? तो उसने लाल आंखों के साथ उस बूढ़े की तरफ देख के कहा, देखना चाहता है ये कौन है? इसका रूप देखना चाहता है? ये जो इस वक्त तेरे सामने खूबसूरत बनी हुई है, इसका रूप देखना चाहता है? जा अंदर से छुरी लेके आ, मैं इसके बाल काटूं। तो सारे एकदम खौफजदा हो गए कि वो क्या कह रहे हैं। अभी तक किसी को समझ भी नहीं आई थी बात की, वो करने क्या जा रही है। इतना फौरन ये सब कुछ हो रहा था कि वो डर गए कि उसकी कांपती हुई दोबारा आवाज आई, गरजती हुई उसकी आवाज आई, सुना नहीं तुमने? देखना ही चाहते हो ना मेरे बेटे को किसने कत्ल किया? तो जाओ छुरी लेके आओ, तुम्हें दिखाती हूं। तो वो आवाज इतनी गरजदार थी कि एक औरत डरती डरती अंदर गई और ऐसे जैसे कोई पत्थर सा बन जाता है, इस तरह किसी के सहर में आ जाता है। वो आवाज की गूंज ऐसी थी कि उस औरत पे ऐसी सहर तारी हुआ, जादू तारी हुआ कि वो छुरी लेके आई और इस तरह पेश कर दी जैसे वो उसकी जादू में मुब्तला हो गया। वो उस बुढ़िया की आवाज के अंदर आ जाए, ऐसा सहर था, ऐसा जादू था। जब उसने उसको हाथ में छुरी पकड़ाई तो वो जो नीचे चीख रही थी, कराह रही थी, उसकी आवाज सुनाई दी। चीखने की आवाज बंद हो गई और उसने कहा, छोड़ दे मुझे, तू जो कहेगी मैं वही करूंगी, छोड़ दे मुझे, मेरे बाल ना काटना, छोड़ दे मुझे, मैं बहुत दूर चली जाऊंगी, कभी वापस नहीं आऊंगी, मुझसे गलती हो गई। अब वो अपनी गलती का इस तरह माफिया मांगनी शुरू होगी कि गांव वाले भी हैरान हो गए कि जो बूढ़ी की बात को समझ नहीं पा रहे थे, अब उनको इतना अंदाजा होना शुरू हो गया कि इस औरत ने कुछ ना कुछ गलती की है जिसकी वजह से अब वो अपनी गलती की माफी मांग रही है। जैसे वो कबूल कर रही है, हां तेरे बेटे को मैंने गायब किया है, मैंने मारा है, मैं खा गई हूं। अब वो अपनी माफी पे माफी मांग रही थी कि छोड़ दे मुझे, मेरे बाल ना काट। और सबने देखा कि इतनी तेजी के साथ उस बुढ़िया ने उसके बाल काटे कि वहीं सबके सामने जो हसीनो जमील खूबसूरत सी लड़की थी, उसी लम्हे सब आंखों ने अपनी जागती आंखों से देखा कि उसका रूप बदलना शुरू हुआ और वो खूबसूरत तरीन चेहरे से एक इंतहाई बदसूरत डाइन की शक्ल इख्तियार करती गई। अब उन आंखों ने देखा कि वहां पे एक इंतहाई खौफनाक ड्राउनी, जिसके बड़े बड़े नाखून टेढ़े से, पांव के भी टेढ़े से नाखून और उसके पांव भी उल्टे हो चुके थे। अब वो जो हसीनो जमील चेहरा था वो ढांचा सा बन चुका था, एक बदसूरत, इतना झुर्रियां और इतना खौफनाक था जिसको कोई भी देखने वाला अपनी अपनी जगह पे सहम सा गया, डर सा गया, क्योंकि वो बहुत ही खौफनाक चुड़ैल बन चुकी थी। उसके हाथ पांव नाखूनों से, खौफनाक नाखूनों से भर चुके थे और पांव उसके मुड़ चुके थे। तो उसने सबको मुखातिब करके कहा, देख लिया इसका रूप, यह है वो डाइन जो मेरे बेटे को खा गई, मेरा बेटा इससे इश्क करता था। अब ये जुमला सोनू ने पहली दफ़ा सुना, जो उसको माँ बाप ने भी नहीं बताया था, कि वो बुढ़िया अपनी मुंह से बता रही थी कि मेरा बेटा इससे इश्क कर बैठा था, हाय ये मेरे बेटे को खा गई।
हाय मेरा चांद सा टुकड़ा ये खा गई। और उसके बाद गांव वाले भी समझ गए कि ये हसीन लड़की नहीं, वाकई कोई चुड़ैल है। और जब वो इस शक्ल को आई तो आगे वो जो नौजवान थे उस गांव के और भी वो आगे बढ़े कि उसकी मदद कर सके। तो उसने कहा बांध दो इसको। तो अब किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी उसके करीब जा सके, सब डरे हुए थे। चोटी तो उसकी काट चुकी थी लेकिन अभी भी उसका हाथ उसके बालों में ही था। यहां तक कि रस्सा लेके आए और उसको बांध दिया गया। तो उसने गांव वाले से कहा इसको जला दो, इस पे तेल डाल के इसको आग लगा दो, नहीं तो किसी और का लख्ते जिगर ये खा जाएगी जिस तरह ये मेरा खा गई है। अगर मैं ना होती तो ये सोनू को भी खा चुकी होती। ये तो कब से सोनू के पीछे पड़ी हुई थी। जिस तरह ये मेरे चांद से मुखड़े को खा गई, एक और इस गांव का जो चांद सा मुखड़ा था ये उसको भी खाने लगी थी। जो भी हसीन नौजवान देखती थी ये उसके पीछे लग जाती थी। कहाँ मेरा बेटा इसको पसंद आया था और अब हसीन जवान ये सोनू था तो ये उसके पीछे थी। जला दो इसको, इससे पहले किसी और इस गांव के नौजवान को लख्ते जिगर को खा जाए। अब एक सब के अंदर एक जैसे करंट सा आ गया था। वो सारे गांव वाले इतने एक्टिव हो गए थे, जितनी जल्दी हो सके इसको आग लगा दो, कहीं वाकई ये चुड़ैल हमें इसी वक्त नुकसान ना पहुंचा दे या किसी का लख्ते जिगर, किसी का बेटा खा ना जाए। उसके ऊपर तेल डाल दिया गया और फौरी तौर पे उसको आग लगा दी गई कि कहीं वाकई ये आज़ाद हो के किसी को नुकसान ना पहुंचा सके। और सब आंखों ने देखा कि वो एक चीखें थी जो आसमान को छू रही थी और वो चिल्ला रही थी, वो आग में लिपटी हुई थी और कभी इधर भाग रही थी, अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन आग के शोले थे जो बढ़ते ही जा रहे थे, यहां तक कि सब आंखों ने देखा चीखते 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 एक टाइम आया उसकी आवाज़ बंद गई। न सिर्फ आवाज़ बंद हुई बल्कि उसी लम्हे वो ज़मीन पे भी गिर गई। और जब ज़मीन पे गिरी तो वो मर चुकी थी। उसके बाद भी गांव वालों के अंदर इतना खौफ था कि उसके जिस्म को भी मजीद लकड़ियां डालकर इस तरह आग लगाई गई कि वो राख बन गई। राख जब लकड़ियां ख़त्म हुई तो वहाँ पे निशान तक नहीं था कि इससे पहले कहीं वो कहीं उस जगह पे कोई वजूद भी था, इंसानी वजूद। राख बन चुकी थी, मट्टी मट्टी हो चुकी थी। उस रात कोई भी गांव वाला अपने अपने घर में सो नहीं सका। हैबत, खौफ, शदीद खौफ रहा और सब डरे रहे। रात सारी आंखों में जाके कोई एक भी इंसान ऐसा नहीं था जो सो सका हो। और सुबह उठ के जो उन्होंने देखा तो वो पहला मंजर ये था कि जिसकी आज रोने की और धाड़े मारने की आवाज़ें आ रही थी वो ही बुढ़िया थी। आज वो अपने उस टूटे हुए घर के अंदर पहुंच चुकी थी। जो वो झोंपड़ी में रहती थी, जो कभी उस घर के अंदर नहीं गई थी, आज वो अपने घर में जा चुकी थी और चीज़ें उठा उठा के रो रही थी। हर चीज़ को जो उसके बेटे के साथ जुड़ी हुई थी आज वो गले लगाती थी और रोती थी और कहती थी बेटा मैंने तेरा बदला ले लिया, आज मैं खुश हूं, तेरा बदला मैंने ले लिया। और वो रोती थी और शदीद रोती थी। माँ ने सोनू को बताया। गांव वाले ने बहुत कोशिश की उसको अपने घर से निकालने की, नॉर्मल करने की, लेकिन कोई भी उसको चुप नहीं करा सका। उसके बाद ना उसने कुछ खाया ना पिया, बस वो रोती ही थी और बेटे का नाम लेके पुकारती थी और उसकी चीज़ों को गले लगा के रोती रही। यहाँ तक कि कुछ दिन वो ज़िंदा रही और उसके बाद वो इस दुनिया से रुखसत हो गई बग़ैर कुछ खाए पिए, सिर्फ मुसलसल रोती रही। अब वो दीवानी और पागल हो चुकी थी। वो जो कभी बैठी रहती थी, रास्ते को तकती रखती थी, राह तकती रहती थी, आज वो दीवानी हो चुकी थी। यहाँ तक कि वो ख़त्म हो गई। ये जब कहानी मुझे भेजी गई, मैंने पढ़ी तो यकीन माने मुझे भी इतना इंटरेस्ट महसूस हुआ कि मैं उस कहानी के अंदर ऐसा खो सा गया कि मुझे लगा कि जब वो मरी और उसकी मरने का मैंने पढ़ा तो फिर मुझे कुछ टाइम के लिए लगा कि मैं वापस आ गया हूँ। वरना मुझे लगा कि उस सारी कहानी को खड़ा मैं देख रहा था, मेरे आंखों के सामने हो रही थी। तो उन्होंने नीचे लिखा कि मदर साहब, ये नस्ल दर नस्ल चलती हुई वो कहानी है जो आज भी बुज़ुर्ग हमें सुनाते हैं। मज़े की बात यह है उस बुढ़िया का जो बेटा था वो कैसे उस औरत, वो जो खूबसूरत नौजवान लड़की बढ़ के उसके सामने आई थी, जो असल में चुड़ैल थी, जिसको आग लगा गया कि उस गांव वाले ने मार दिया था, जब वो अपने घर में गई, उस टूटे हुए घर में जिसमें वो बूढ़ी कभी जाती नहीं थी, और अपने बेटे को
जुदा करने के बाद जब उसका बेटा मर गया तो उसके बाद वो कभी उस घर में दाखिल नहीं हुई थी, लेकिन उस डाइन को मारने के बाद उस घर में जब वो दाखिल हुई और वो रो रही थी तो सारे गांव वाले उसके पास पहुंचे और उसको चुप कराने की कोशिश की। वो चुप तो ना हुई, लेकिन वहीं पे उसने रोते रोते वो कहानी भी सुना डाली जो उसके बेटे के साथ हुई थी, कि कैसे उसका बेटा उसकी मोहब्बत में मुब्तला हुआ, कैसे इन दोनों का आपस में इश्क हुआ, माँ को कैसे पता लगा और बेटे ने माँ को क्या बताया, और क्या ऐसा हुआ कि बेटे के साथ के बेटा गायब हुआ और वो डाइन उसको खा गई। ऐसा क्या कुछ हुआ, वो सारी कहानी सुना गई मरने से पहले। वो राज जो उस बुढ़िया के सीने में दफन था वो सारे गांव वाले को सुना गई कि आज ये राज भी सुन लें रोते रोते कि ये हुआ था मेरे बेटे के साथ। इसके बाद मैं कभी नहीं हंस सकी, बस फिर उसकी राह तकती थी। राह बेटे की नहीं तकती थी, मुझे पता था मेरा बेटा मर चुका है, मैं इसकी राह तकती थी किस तरीके ये मेरे हाथ है, मैं इसको पकड़ सकूं और मार सकूं। और कहाँ कहाँ इसको मैंने ढूंढा, कैसे कैसे इसके पीछे गई, वो सब कुछ रोते हुए सुना गई। उन्होंने कहा मदर साहब अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो आप हमें बताइएगा, वो कहानी जो उस बुढ़िया ने रोते रोते पूरे गांव वालों को सुनाई वो भी आपको सेंड करेंगे, वो भी आप अपने फैंस को सुना दीजिएगा। जी मेरी ख्वाहिश है आप उस कहानी को भी ज़रूर मुझे सेंड कीजिए, वो भी इंशाल्लाह मैं सबको ज़रूर सुनाऊंगा, सबको अच्छी लगेगी। उम्मीद है आज की कहानी अच्छी लगी होगी जिस तरह मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। आप लोग भी अपने अपनी जो स्टोरीज़ हैं, ये मैंने एक एड्रेस लिखा हुआ है, मेरी ख्वाहिश है आप लोग मुझे भेजना चाहते हैं आप लोग भी, तो आज क्योंकि मैं मोबाइल पे कर रहा हूँ उधर नहीं दे सकता। ये देखिए mmtvraz@gmail.com, मैं रिपीट कर देता हूँ mmtvraz@gmail.com। ये मेरा मेलिंग एड्रेस है, इस पे आप मुझे मेल करके अपनी कहानी भेजिए। इंशाल्लाह अपनी जो नेक्स्ट ऑफ कैमरा स्टोरी होगी उसमें मैं आपकी कहानी को शामिल करूंगा। जो कुछ भी सवाल जवाब है या जो कुछ भी सिलसिला है कहानी के हवाले से किसी भी हवाले से mmtvraz@gmail.com पे मुझे सेंड कीजिए, इंशाल्लाह मैं ज़रूर उसको प्रोग्राम में शामिल करूंगा। फ़िलहाल इतना ही, अगले हफ्ते एक नई स्टोरी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। आप सब लोगों के लिए ढेर सारी दुआएं, अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश रखे। फ़ी अमानिल्लाह, खुदा हाफ़िज़।